नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और एडू सचिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हमने मुगल साम्राज्य के सबसे मजबूत स्तंभ अकबर के बारे में डिटेल में बात की थी। आज हम उसी कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं और मुगल काल के दो ऐसे बादशाहों की दुनिया में चलेंगे जिनके दौर को कला और वास्तुकला का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जहांगीर और शाहजहां की। एक तरफ इनके शासनकाल में मुगल सल्तनत ने कला, संस्कृति और आर्किटेक्चर में वो ऊंचाइयां छुई जो आज भी दुनिया को हैरान करती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इसी दौर ने सिंहासन के लिए हुए सबसे खूनी संघर्षों में से एक को भी देखा। तो चलिए इतिहास के इस बेहद दिलचस्प और विरोधाभासों से भरे सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हमारी शुरुआत होगी जहांगीर के इंट्रोडक्शन और उनकी शुरुआती जिंदगी से। फिर हम उनके शासनकाल की सबसे जरूरी घटनाओं को समझेंगे, जैसे नूरजहां का बढ़ता हुआ असर, उनके मिलिट्री कैंपेन्स और उनका अनोखा जस्टिस सिस्टम। इसके बाद हम शाहजहां के दौर में एंट्री करेंगे और जानेंगे कि कैसे खुर्रम से शाहजहां बनने का सफर तय हुआ और कैसे उनके राज में आर्किटेक्चर का वो सुनहरा दौर आया जिसमें ताजमहल जैसा अजूबा बना। फिर हम उस दुखद दौर की बात करेंगे जब शाहजहां के अपने ही बेटों के बीच गद्दी के लिए एक भयानक जंग छिड़ी। और आखिर में, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, एग्जाम के लिए सबसे जरूरी फैक्ट्स को एक साथ रिवाइज करेंगे ताकि सब कुछ अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जहांगीर, मुगल साम्राज्य के चौथे बादशाह, जिनकी पर्सनालिटी आप कह सकते हैं कला, प्रेम, न्याय और क्रूरता का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिक्सचर थी। जहांगीर की कहानी उनके नाम से ही शुरू होती है। जानते हैं, उनका असली और बचपन का नाम सलीम था। इसके पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। बादशाह अकबर की कई संतानें बचपन में ही गुजर जाती थीं, जिससे वो बहुत परेशान थे। तब उन्होंने फतेहपुर सीकरी में रहने वाले सूफी संत शेख सलीम चिश्ती से एक बेटे के लिए दुआ मांगी। और जब संत के आशीर्वाद से बेटे का जन्म हुआ, तो अकबर ने प्यार से उनका नाम संत के नाम पर सलीम ही रख दिया। यही सलीम जब 1605 में बादशाह बने, तो उन्होंने अपने लिए एक बड़ा शानदार टाइटल चुना, नूर उद्दीन मोहम्मद जहांगीर। जहांगीर एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है दुनिया को जीतने वाला या कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। उनके पिता महान बादशाह अकबर थे और उनकी मां मरियम उज जमानी थी। अकबर ने सलीम की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी अपने सबसे काबिल नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खाने खाना को दी थी। जहांगीर की कई पत्नियां थीं, लेकिन तीन सबसे मेन थीं। पहली मानबाई, जो आमेर के राजा भगवान दास की बेटी और मान सिंह की बहन थी। इनके बेटे थे खुसरो, जिन्होंने जहांगीर के खिलाफ सबसे पहला विद्रोह किया था। दूसरी जगत गोसाई, जो जोधपुर के राजा उदय सिंह की बेटी थी। इन्हीं के बेटे थे राजकुमार खुर्रम, जो आगे चलकर शाहजहां के नाम से मशहूर हुए। और तीसरी और सबसे पावरफुल पत्नी थी मेहर उन निसा, जिन्हें इतिहास नूरजहां के नाम से जानता है और जिनके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हुई और उन्हें लाहौर के पास शाहदरा में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात जो हर एग्जाम में पूछी जाती है, वो है उनकी ऑटोबायोग्राफी। जहांगीर ने अपनी जिंदगी और शासनकाल के बारे में फारसी भाषा में एक किताब लिखी जिसका नाम है तुजुक ए जहांगीरी। ये किताब हमें उस दौर के समाज, राजनीति और जहांगीर की पर्सनल सोच को समझने में बहुत मदद करती है। तो ये तो थी जहांगीर की शुरुआती जानकारी। अब चलिए उनके शासनकाल के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि उनके 22 साल के राज में क्या-क्या बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। जहांगीर के शासनकाल की सबसे कमाल की बात थी नूरजहां का प्रभाव। नूरजहां को सच में सिंहासन के पीछे की शक्ति या द पावर बिहाइंड द थ्रोन कहा जाता है। उनका असली नाम था मेहर उन निसा। 1611 में जहांगीर ने उनसे शादी की। वो एक विधवा थी। जहांगीर उनकी खूबसूरती, उनकी इंटेलिजेंस और पॉलिटिकल समझ से इतने ज्यादा इंप्रेस हुए कि उन्होंने पहले उन्हें नूर महल यानी महल की रोशनी और फिर नूर जहां यानी पूरी दुनिया की रोशनी का टाइटल दिया। जल्दी ही उन्हें बादशाह बेगम का दर्जा भी मिल गया, जो सबसे बड़ी रानी का पद होता था। लेकिन नूरजहां का असर सिर्फ हरम तक ही नहीं था। वो खुलेआम राजकाज में हिस्सा लेती थीं। उनकी पावर का सबसे बड़ा सबूत ये है कि शाही फरमानों पर बादशाह के साथ-साथ उनके भी दस्तखत होते थे। और इतना ही नहीं, जहांगीर ने अपने नाम के साथ नूरजहां के नाम वाले सिक्के भी जारी करवाए। सोचिए, मुगल इतिहास में ऐसा किसी और रानी के लिए कभी नहीं हुआ।
उनकी डिप्लोमैटिक स्किल का एक शानदार उदाहरण 1626 में देखने को मिला, जब एक ताकतवर सेनापति महाबत खान ने विद्रोह करके जहांगीर को ही बंदी बना लिया। उस मुश्किल घड़ी में जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी, तब नूरजहां ने अपनी चतुराई और हिम्मत से महाबत खान के प्लान को फेल कर दिया और बादशाह को सुरक्षित छुड़ा लिया। उन्होंने अपने पिता, भाई और शाहजहां के साथ मिलकर एक ऐसा ग्रुप बना लिया था जो उस समय सल्तनत का सबसे शक्तिशाली ग्रुप था। अगर हम मिलिट्री के नजरिए से देखें तो जहांगीर का दौर उतार चढ़ाव से भरा था। उनके सामने सबसे पहली चुनौती उनके अपने ही घर से आई। 1605 में गद्दी पर बैठते ही उनके सबसे बड़े बेटे खुसरो मिर्जा ने विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया और खुसरो को अंधा करवा दिया। इस विद्रोह का एक दूर तक जाने वाला और दुखद नतीजा भी हुआ। खुसरो की मदद करने की आलोप में जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी को मृत्यु दंड दे दिया और बस यहीं से मुगलों और सिखों के रिश्तों में वो कड़वाहट शुरू हुई जो आगे चलकर और ज्यादा बढ़ती गई। लेकिन जहांगीर को कुछ बड़ी सफलताएं भी मिली। उनकी सबसे बड़ी मिलिट्री अचीवमेंट थी मेवाड़ पर जीत। मेवाड़ वो राज्य था जिसने अकबर जैसे शक्तिशाली बादशाह के सामने भी पूरी तरह घुटने नहीं टेके थे। लेकिन 1615 में जहांगीर के बेटे खुर्रम यानी शाहजहां के नेतृत्व में मुगल सेना ने मेवाड़ के राणा अमर सिंह को संधि करने पर मजबूर कर दिया। ये मुगलों के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। दूसरी बड़ी जीत 1620 में कांगड़ा के किले पर कब्जा करना था, जिसे जीतना नामुमकिन माना जाता था। लेकिन उनके शासनकाल की सबसे बड़ी सैन्य विफलता थी 1622 में कंधार का हाथ से निकल जाना। कंधार ट्रेड और स्ट्रैटेजी दोनों लिहाज से बहुत जरूरी था, लेकिन फारस के शाह अब्बास ने उसे मुगलों से छीन लिया। इस हार से मुगल साम्राज्य की इज्जत को गहरा धक्का लगा और वो फिर कभी कंधार पर पक्का कब्जा नहीं कर पाए। जहांगीर को कला के साथ साथ अपने न्याय के लिए भी याद किया जाता है। उन्होंने बादशाह बनने के बाद आगरा के किले में शाह बुर्ज से लेकर यमुना नदी के किनारे एक पत्थर के खंभे तक सोने की एक बहुत लंबी जंजीर लगवाई थी, जिसे जंजीर अदल यानी न्याय की जंजीर कहा जाता था। इस जंजीर में करीब 60 घंटियां बंधी थी। इसके पीछे सोच ये थी कि कोई भी आम आदमी जिसे न्याय नहीं मिल रहा हो, वो किसी भी समय आकर इस जंजीर को खींच सकता था। जंजीर के हिलने से घंटियां बजती और बादशाह तक सीधे उसकी फरियाद पहुंच जाती। यह दिखाता है कि वो न्याय को कितना महत्व देते थे। जहांगीर के ही दौर में भारत और यूरोप, खासकर इंग्लैंड के बीच सीधा कांटेक्ट बना। 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का लेटर लेकर कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचे। हॉकिंस को तुर्की और फारसी भाषाएं आती थी, जिससे जहांगीर बहुत खुश हुए और उन्होंने हॉकिंस को 400 का मनसब दिया। यहाँ मनसब का मतलब है एक तरह का पद या रैंक, जिससे किसी अधिकारी का रुतबा, उसकी सैलरी और उसे कितने सैनिक रखने हैं ये तय होता था। इसके बाद 1615 में राजा जेम्स प्रथम के एम्बेसडर बनकर सर थॉमस रो आए। वो 3 साल तक मुगल दरबार में रहे और आखिरकार जहांगीर से अंग्रेजों के लिए सूरत में पहली फैक्ट्री या व्यापारिक कोठी स्थापित करने का शाही फरमान हासिल करने में कामयाब रहे। और बस यहीं से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव की एक तरह से ऑफिशियल शुरुआत हुई। अब आते हैं उस चीज पर जिसके लिए जहांगीर के काल को हमेशा याद किया जाएगा, और वो है चित्रकला। अगर शाहजहां का दौर वास्तुकला का स्वर्ण युग था, तो जहांगीर का दौर बिना किसी शक के चित्रकला यानी पेंटिंग का स्वर्ण युग था। ऐसा क्यों? क्योंकि जहांगीर सिर्फ कला के संरक्षक नहीं थे, वो खुद कला के बहुत बड़े पारखी थे, एक एक्सपर्ट। तुजुक जहांगीरी में वो लिखते हैं कि उन्हें पेंटिंग की इतनी गहरी समझ है कि अगर कोई तस्वीर जिसमें कई कलाकारों ने मिलकर काम किया हो उनके सामने लाई जाए, तो वो बता सकते हैं कि उस तस्वीर का चेहरा किस कलाकार ने बनाया है, आंखें किसने बनाई हैं और बाकी शरीर किसने। सोचिए जरा, उनके समय में पेंटिंग का सब्जेक्ट भी बदला। अकबर के समय में जहां बड़ी बड़ी किताबों जैसे महाभारत या अकबरनामा के चित्र बनते थे, वहीं जहांगीर के समय में पोर्ट्रेट और प्रकृति, खासकर पशु पक्षियों और फूलों के चित्र बनाने पर जोर दिया गया। उनके दरबार के 2 सबसे महान चित्रकार थे उस्ताद मंसूर, जिन्हें नादिर उल असर की उपाधि मिली थी और वो पक्षियों के चित्र बनाने में बेजोड़ थे। और दूसरे थे अबुल हसन, जिन्हें नादिर उस जमा की उपाधि मिली थी और वो इंसानों के चित्र बनाने में माहिर थे। आर्किटेक्चर में भी उनके दौर में एक बेहद खूबसूरत इमारत बनी, एतमादुद्दौला का मकबरा। ये मकबरा आगरा में नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गयास बे की याद में बनवाया था। इसकी खास बात यह है कि यह मुगल काल की पहली ऐसी इमारत थी जो पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बनी थी, और इसी इमारत में पहली बार बड़े पैमाने पर पिएट्रा ड्यूरा तकनीक का इस्तेमाल हुआ, जिसमें संगमरमर को खोदकर उसमें कीमती पत्थर जड़े जाते हैं। इस मकबरे को ताजमहल का ड्राफ्ट या बेबी ताज भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी कई तकनीकें बाद में ताजमहल में इस्तेमाल हुई।
जहांगीर की कला और न्याय की दुनिया से निकलकर अब हम मुगल इतिहास के उस बादशाह की तरफ चलते हैं जिनका नाम आते ही हमारे जहन में संगमरमर की खूबसूरत और विशाल इमारतों की तस्वीर उभर आती है। जी हाँ, अब बात होगी जहांगीर के बेटे शाहजहां की। चलिए, शाहजहां के बारे में कुछ बेसिक बातें जानते हैं। उनका बचपन का नाम खुर्रम था। जहांगीर की मृत्यु के बाद मुगल सल्तनत में हमेशा की तरह सिंहासन के लिए लड़ाई शुरू हो गई। खुर्रम उस समय दक्कन में थे। उन्होंने बड़ी तेजी से आगरा की ओर मार्च किया और रास्ते में अपने मुख्य कॉम्पिटिटर भाई शहरयार समेत अपने खानदान के कई पुरुष सदस्यों को मरवा दिया ताकि भविष्य में कोई और सिंहासन का दावेदार न खड़ा हो सके। इस खून खराबी के बाद 1628 में उन्होंने अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किराने सानी की लंबी चौड़ी उपाधि के साथ शाहजहां नाम से आगरा में ताज पहना। शाहजहां का मतलब होता है दुनिया का राजा। गद्दी पर बैठते ही उन्होंने एक एग्रेसिव विस्तारवादी नीति अपनाई। 1632 में उन्होंने बंगाल में पुर्तगालियों के बढ़ते व्यापारिक और धार्मिक प्रभाव को कुचल दिया और उन्हें हुगली से खदेड़ दिया। इसके बाद उनका ध्यान दक्षिण भारत पर गया, जिसे दक्कन कहा जाता था। 1633 में उन्होंने अहमदनगर की निजामशाही सल्तनत को पूरी तरह जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया और 1636 तक उन्होंने दक्कन की दो सबसे बड़ी सल्तनतों बीजापुर और गोलकुंडा को भी संधि करने और मुगल बादशाहत को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। इन जीतों से दक्कन में मुगल साम्राज्य का बहुत विस्तार हुआ और उनकी शक्ति अपने पीक पर पहुंच गई। अब हम शाहजहां के शासनकाल के उस पहलू पर आते हैं जिसने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। उनका दौर वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर का स्वर्ण युग कहलाता है। उनके समय में मुगल स्थापत्य कला अपने शिखर पर पहुंच गई। और जब भी शाहजहां और आर्किटेक्चर की बात होती है तो एक ही नाम सबसे पहले आता है, ताजमहल। ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि मोहब्बत की एक अमर कहानी है जो आज भी दुनिया के 7 अजूबों में गिनी जाती है। शाहजहां ने इसे अपनी सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था और वो शाहजहां की न सिर्फ पत्नी थी बल्कि उनकी सबसे बड़ी सलाहकार भी थी। 1631 में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते समय उनकी मृत्यु हो गई। शाहजहां उनकी मृत्यु से पूरी तरह टूट गए और उनकी याद में एक ऐसा मकबरा बनाने का फैसला किया जो दुनिया में पहले कभी न बना हो। ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1632 में शुरू हुआ और इसे बनाने में करीब 22 साल लग गए। सोचिए, 20,000 से ज्यादा मजदूरों ने दिन रात काम करके 1653 में इसे पूरा किया। इसके मुख्य वास्तुकार यानी चीफ आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी थे। इसे बनाने के लिए राजस्थान के मकराना से खास सफेद संगमरमर लाया गया और इस पर जो पिएट्रा ड्यूरा की जड़ाई का काम हुआ है वो तो बस देखते ही बनता है। इसके लिए दुनिया भर से, जैसे चीन से जेड, अफगानिस्तान से लैपिस लजूली और श्रीलंका से नीलम जैसे कीमती पत्थर मंगवाए गए थे। ये बेमिसाल इमारत आगरा में यमुना नदी के किनारे खड़ी है और आज भी हर देखने वाले को हैरत में डाल देती है। लेकिन शाहजहां का खजाना सिर्फ ताजमहल तक ही नहीं था। उन्होंने कई और शानदार इमारतें बनवाईं। आगरा के किले के अंदर उन्होंने दीवाने आम, दीवाने खास और मोती मस्जिद जैसी खूबसूरत इमारतें बनवाईं जो पूरी तरह संगमरमर की थीं। उन्होंने किले में मुसम्मन बुर्ज भी बनवाया, एक अष्टकोणीय टावर जहां से ताजमहल साफ दिखाई देता है। और विडंबना देखिए, इसी मुसम्मन बुर्ज में उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें जीवन के अंतिम वर्षों में कैद करके रखा था। शाहजहां ने दिल्ली में एक नया शहर बसाने का फैसला किया जिसे शाहजहानाबाद नाम दिया गया। आज हम इसे ही पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। यहाँ उन्होंने अपनी सत्ता का सिंबल भव्य लाल किला बनवाया और इसी लाल किले के अंदर दीवाने खास की दीवार पर लिखा है, गर फिरदौस बरूए जमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त। यानी अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। दिल्ली की जामा मस्जिद जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है, वो भी शाहजहां की ही देन है। और हाँ, उनकी एक और बेशकीमती धरोहर थी तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन। ये सोने और दुनिया के सबसे कीमती हीरो जवाहरात से बना था जिसमें विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी जड़ा था। लेकिन 1739 में फारस के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और इस अनमोल सिंहासन को अपने साथ लूटकर ईरान ले गया। शाहजहां के दौर में इमारतों के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ बड़े बदलाव हुए। सबसे बड़ा और जरूरी बदलाव था 1638 में मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली में नए बने शहर शाहजहानाबाद में शिफ्ट करना।
ये सिर्फ एक शहर बदलना नहीं था, बल्कि सत्ता का एक नया ग्रैंड सेंटर बनाना था। उनके शासनकाल में कई यूरोपीय यात्री भी भारत आए, जिनके लिखे हुए विवरणों से हमें उस समय के भारत के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। इनमें तीन नाम सबसे मेन हैं। पहला, फ्रांसवा बर्निए, जो पेशे से एक डॉक्टर थे और दारा शिकोह के डॉक्टर भी रहे। उनकी किताब ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर उस दौर को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करती है। दूसरे थे जीन बैप्टिस्ट टेवर्निए, एक फ्रांसीसी जौहरी, जो हीरो के व्यापार के सिलसिले में 6 बार भारत आए। उन्होंने ही मुगल दरबार की शानो शौकत और कोहिनूर हीरे के बारे में विस्तार से लिखा है। तीसरे थे निकोलाओ मनुची, एक इटालियन तोपची, जो बाद में यहीं बस गए। इन विदेशी यात्रियों के अलावा शाहजहां के अपने दरबारी इतिहासकार भी थे, जैसे अब्दुल हमीद लाहौरी, जिन्होंने शाहजहां के शासनकाल का ऑफिशियल इतिहास पादशाहनामा लिखा, जो हमें सरकारी नजरिए से जानकारी देता है। शाहजहां का शासनकाल कला, संस्कृति और निर्माण के लिहाज से जितना शानदार और सुनहरा था, उसका अंत उतना ही दुखद और त्रासदियों से भरा हुआ था। 1657 में शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उनके बीमार पड़ते ही उनके 4 बेटों के बीच सिंहासन के लिए एक क्रूर और खूनी जंग छिड़ गई, जिसे इतिहास में उत्तराधिकार का युद्ध या वॉर ऑफ सक्सेशन के नाम से जाना जाता है। इस भयानक संघर्ष के मुख्य किरदार थे शाहजहां के 4 बेटे, और चारों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। सबसे बड़े थे दारा शिकोह, जो शाहजहां के सबसे लाडले बेटे थे और जिन्हें शाहजहां अपना वारिस बनाना चाहते थे। दारा एक जिद्वान थे, लिबरल सोच वाले, जिन्हें सूफीवाद में गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने ही उपनिषदों का फारसी में सिर्र अकबर यानी महान रहस्य नाम से अनुवाद करवाया था। लेकिन वो एक अच्छे सेनापति नहीं थे। दूसरे बेटे थे शाह शुजा, जो बंगाल के गवर्नर थे। वो बहादुर तो थे, लेकिन ऐशो आराम में डूबे रहते थे। तीसरे थे मुराद बख्श, गुजरात के गवर्नर। वो चारों भाइयों में सबसे ज्यादा बहादुर, लेकिन सबसे कम बुद्धिमान थे, जिन्हें आसानी से बहकाया जा सकता था। और चौथे और सबसे छोटे थे औरंगजेब, जो दक्कन के गवर्नर थे। औरंगजेब इन सब में सबसे ज्यादा चालाक, एक कुशल सेनापति, एक कट्टर सुन्नी मुसलमान और बेहद क्रूर और महत्वाकांक्षी रणनीतिकार था। जैसे ही पिता के बीमार होने की खबर फैली, इन चारों भाइयों ने अपनी अपनी सेनाएं तैयार कर ली और दिल्ली के तख्त पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे का खून बहाने को तैयार हो गए। ये उत्तराधिकार का युद्ध बहुत तेजी से लड़ा गया और इसके नतीजे भी बहुत जल्दी सामने आ गए। औरंगजेब ने सबसे पहले अपने भाई मुराद को अपने साथ मिलाया और दोनों ने मिलकर दारा शिकोह के खिलाफ कूच कर दिया। पहली बड़ी लड़ाई अप्रैल 1658 में धर्मत नाम की जगह पर हुई, जहां औरंगजेब और मुराद की कंबाइंड आर्मी ने दारा शिकोह द्वारा भेजी गई शाही सेना को हरा दिया। इस जीत से उनका हौसला बहुत बढ़ गया। इसके ठीक 1 महीने बाद मई 1658 में आगरा के पास सामूगढ़ में इतिहास की सबसे डिसाइसिव लड़ाइयों में से एक लड़ी गई। इस लड़ाई में दारा शिकोह खुद सेना को लीड कर रहे थे, लेकिन औरंगजेब की बेहतर मिलिट्री स्ट्रेटजी के सामने वो टिक नहीं पाए और उनकी बुरी तरह हार हुई। सामूगढ़ की जीत ने औरंगजेब के लिए दिल्ली का रास्ता साफ कर दिया। उसने आगरा पर कब्जा किया, अपने पिता शाहजहां को किले में कैद कर लिया और जुलाई 1658 में जल्दबाजी में दिल्ली में अपना पहला राज्याभिषेक करवा लिया। इस बीच दारा शिकोह अपनी जान बचाकर भागते रहे, लेकिन औरंगजेब ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। आखिरी लड़ाई मार्च 1659 में देवराय के पास हुई, जहां दारा शिकोह एक बार फिर हारे। बाद में उन्हें पकड़ लिया गया, दिल्ली की सड़कों पर जलील किया गया और इस्लाम का अपमान करने का आरोप लगाकर उनकी हत्या कर दी गई। औरंगजेब ने अपने बाकी भाइयों शाह शुजा और मुराद बख्श को भी एक एक करके रास्ते से हटा दिया और इस तरह वो मुगल सिंहासन का निर्विवाद बादशाह बन गया। और जिस बादशाह ने दुनिया को ताजमहल जैसा तोहफा दिया, उसका अपना अंत बहुत ही अकेला और दुखद हुआ। सामोगढ़ की लड़ाई में अपने प्यारे बेटे दारा की हार के बाद उसके ही तीसरे बेटे औरंगजेब ने उसे 1658 में आगरा के किले के मुसम्मन बुर्ज में नजरबंद कर दिया। शाहजहां ने अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल उसी कैद में बिताए। उनकी सेवा के लिए सिर्फ उनकी बेटी जहां आरा उनके साथ थी। कहा जाता है कि वो अपनी कैद की खिड़की से बस दूर यमुना के पार बने उस ताजमहल को निहारते रहते थे, जिसे उन्होंने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। 1666 में 74 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई और उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उन्हें ताजमहल में ही उनकी पत्नी मुमताज महल की कब्र के ठीक बगल में दफना दिया गया। इस तरह मुगल साम्राज्य के एक सबसे शानदार युग का एक बेहद त्रासदी अंत हुआ। तो दोस्तों, हमने जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल को बहुत विस्तार से समझ लिया है। अब चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं और उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को एक साथ देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं।
ये टेबल आपके रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। चलिए जल्दी से इसे देखते हैं। सबसे पहले किताबें। जहांगीर के दौर की सबसे महत्वपूर्ण किताब है उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी तुज़ुक-ए-जहांगीरी। शाहजहां के काल में उनके दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी की पातशाहनामा और उनके बेटे दारा शिकोह द्वारा उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर्र-ए-अकबर बहुत महत्वपूर्ण है। अब यात्री। जहांगीर के काल में अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो आए, जिन्होंने भारत में ब्रिटिश व्यापार की नींव रखी। शाहजहां के काल में फ्रांसीसी यात्री बर्नियर और टेवर्नियर और इटालियन यात्री मनुची आए, जिनके लेखों से हमें उस दौर की बहुत जानकारी मिलती है। और अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, स्वर्ण युग। यहां से सीधा सवाल बनता है। हमेशा याद रखिए, जहांगीर का काल चित्रकला यानी पेंटिंग का स्वर्ण युग था और शाहजहां का काल वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर का स्वर्ण युग था। इस अंतर को कभी मत भूलिएगा। तो हमने देखा कि ये दौर कला और वास्तुकला का एक ऐसा सुनहरा दौर था जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। जहांगीर के समय की पेंटिंग्स आज भी दुनिया को हैरान करती हैं और शाहजहां की बनवाई इमारतें तो समय से परे हैं। लेकिन ये सब किस कीमत पर हासिल हुआ, ये सवाल हमें सोचना चाहिए। एक तरफ जहां कला और संस्कृति अपने शिखर पर थी, वहीं दूसरी तरफ सिंहासन के लिए भाई भाई का खून बहा रहा था, बेटा अपने बाप को कैद कर रहा था। ये इस युग का एक डबल कैरेक्टर है, एक ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन जो हमें इतिहास को सिर्फ काले और सफेद में नहीं, बल्कि उसके हर पहलू से समझने पर मजबूर करता है। आज की इस डिटेल चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि जहांगीर और शाहजहां के बारे में यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मुगल साम्राज्य पर हमारी सीरीज का अगला और बहुत जरूरी भाग औरंगजेब के दौर और मुगलों के पतन पर होगा, जो जल्द ही आने वाला है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे आने वाले लेसन्स के लिए एड्यू सचिन को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली क्लास में।